सार्थक को लगा था कि मिलिट्री स्कूल जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो स्कूल वाली जिंदगी को पीछे ही छोड़कर आना चाहता था, पर अब उसे लगता है कि यहाँ के हालात भी कुछ अलग नहीं है। सब पुराने जैसा ही है, बस जगह बदल गई है। थोड़ी देर में हम तुम सबके पावर लेवल का टेस्ट करेंगे। जब तक तुम्हारा नाम न पुकारा जाए, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। बात समझ में आई? कैप्टन अरविंद चिल्लाते हुए सबसे पूछता है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देती है। सारे बच्चे हाँ में सिर हिला देते हैं। वो सब डरे हुए थे, क्योंकि कैप्टन अरविंद हंसते हुए बहुत डरावना लगता है। उसकी बातें और उसके चेहरे के हाव भाव दोनों मेल नहीं खा रहे थे। कैप्टन अरविंद बात खत्म करते हुए कहता है, आने वाले 2 सालों के लिए गुड लक। जब इंसानों का सामना पहली बार इन शक्तियों से हुआ था, जिसे सुपर पावर भी कहा जाता था, तब से ही वो ये समझ गए थे कि उनमें से किसी के पास ज्यादा शक्तियां हैं तो किसी के पास बहुत ही कम। ये शक्तियां इंसान के व्यक्तित्व और उसके शरीर के बनावट के हिसाब से अलग अलग होती थीं। ये इस बात पर निर्भर करता था कि इंसान के शरीर में कितनी म्यूटेंट कोशिकाएं जागृत हुई हैं और वो शरीर इस बदलाव को कितनी तीव्रता से झेल सकता है। इंसानों को ये बात समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और फिर कुछ समय में ही पावर लेवल सिस्टम का गठन किया गया, जिसको आगे चलकर 8 लेवल्स में बांटा गया। इन 8 लेवल से यह पता चलता था कि इंसान के शरीर में कितनी म्यूटेंट कोशिकाएं हैं, पर इससे यह पता नहीं चलता था कि वो इंसान कितना शक्तिशाली है। इसीलिए मिलिट्री ने इस पावर लेवल को बेहतर बनाने के लिए इसके 8 मुख्य लेवल्स के भी और कई हिस्से करना ठीक समझा, जिसकी मदद से वो सभी इंसानों को और उनकी शक्तियों को ठीक से बांटकर उसकी सही पहचान कर सके। हर मुख्य लेवल को उसके बाद और कई छोटे छोटे लेवल्स के टुकड़ों में बांट दिया। 1.1, 1.2 से लेकर 1.9 तक। इन सुपर पावर को पाने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला तो वो लोग थे जिनके पास ये शक्तियां अपने आप कुदरती तरीके से आई थी, उन्हें लोग ओरिजिनल्स भी कहते थे। और दूसरा, जिन्होंने इन शक्तियों को किसी से सीखा था। एलियंस के साथ युद्ध के दौरान जब इंसानों को अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी, तब उनमें से कुछ के शरीर में अपने आप ही बदलाव होने लगे और वो अपने आप ही इन शक्तियों को प्रदर्शित करने लगे। शुरुआत में इंसानी दिमाग इन शक्तियों को समझ ही नहीं पा रहा था, पर ओरिजिनल्स को खुद की शक्तियों पर काबू पाने में ज्यादा समय नहीं लगा। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि ये इंसानों की जिंदा रहने की प्रवृत्ति का नतीजा है, जो उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा रही है। ओरिजिनल्स जिन शक्तियों को प्रदर्शित कर रहे थे, वो इतनी ताकतवर और खतरनाक थी कि डामिस प्रजाति भी ओरिजिनल्स से डरने लग गई और उन्होंने खतरा भांपकर युद्ध में अपने कदम पीछे ले लिए। फिर इंसान जो चाहते थे वही हुआ और बहुत नुकसान के साथ वो युद्ध थम गया। नई सदी के सुपर हीरोज ओरिजिनल्स सबके चहीते बन चुके थे। उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि वो अपनी शक्तियां दूसरे इंसानों के साथ भी बांट सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत ये फैसला ले लिया। अब जब धरती के इंसानों का अस्तित्व खतरे में आ चुका था, तो ये शक्तियां ही थीं जो उन्हें इस ग्रह पर एक्सटिंक्ट होने से बचा सकती थी। तब उन सुपर हीरोज ने अपनी सारी शक्तियों की उत्पत्ति और उन्हें पाने का तरीका और उससे जुड़ी हर बात विस्तार से एक किताब में लिख दी। बाद में वो किताब कहलाई शक्ति ग्रंथ। पहला युद्ध खत्म होने के कुछ समय बाद मिलिट्री ने उन किताबों को फ्री में देना बंद कर दिया और इन्हें बेचने पर जोर देने लगी। इन शक्तियों को हासिल करने वाली जो सबसे पहली पीढ़ी थी, उनको ये अच्छे से समझ में आ गया था कि वो अब इस पूरे ग्रह में उन गिने चुने लोगों में से है जो सबसे ऊपर के लेवल में आते हैं और इस बात का वो फायदा उठाना चाहते थे। फिर मिलिट्री ने इनमें से कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तियों को अपने पास ही रखा और आम जनता को इसकी भनक भी नहीं लगने दी और चालाकी दिखाते हुए शक्ति ग्रंथ के सिर्फ शुरुआती 1 से लेकर 5 लेवल की किताब ही आम जनता के लिए उपलब्ध करवाई। बड़े उद्योगपति संघ ने और मिलिट्री ने पहले दर्जे के सुपर हीरोज को ये हिदायत दी कि वो अपनी खास शक्तियां आम जनता के साथ शेयर ना करें।
इसका मतलब यह था कि अगर आज किसी के पास कोई सुपर पावर है तो वो ओरिजिनल्स के परिवार से रिश्ता रखता था। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ओरिजिनल्स और उनके वंशज बाकी इंसान प्रजाति से ज्यादा ताकतवर थे। और तो और कुछ परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने बाहरी दुनिया से छुपाकर अपनी खास शक्तियों को अपने परिवार के लोगों तक ही सीमित रखा। आमतौर पर ओरिजिनल्स की शक्तियां इतनी ज्यादा होती थी कि उन्हें किसी पावर सिस्टम से नहीं नापा जा सकता था। सार्थक के मां पापा के गुजरने के बाद वो बेसहारा हो गया था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई सस्ती सी शक्ति ग्रंथ खरीद सके। और जहां तक उसकी याददाश्त जाती है, उसके हिसाब से तो उसके परिवार में कोई इतना खास भी नहीं था कि वो ओरिजिनल कहलाया जा सके। इतने सालों के बाद ही सही, पर सार्थक को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई शक्ति मिल गई है। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी कोशिकाएं किस हद तक म्यूटेट हुई हैं। वैसे तो शक्ति ग्रंथ की मदद से अपनी शक्तियों पर एक हद तक महारत हासिल करने का तरीका मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से सार्थक की वो किताब और उसका ज्ञान दोनों ही कहीं गायब थे। सार्थक अपना हाथ उठाकर कलाई पर बंधी घड़ी को देखता है तो उसमें उसका पावर लेवल 1 दिखा रहा होता है। वो दूसरे बच्चों के हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखता है तो उन सब का पावर लेवल भी 1 ही दिख रहा था। इधर कैप्टन अरविंद बच्चों के सामने खड़े होकर उनके नाम बुलाता है और उन्हें 5 के ग्रुप में बांट देता है। ये बच्चे ग्रुप में अपने पहले टेस्ट के लिए कहीं दूसरी जगह ले जाए जाएंगे। सार्थक सोचता है कि उसका टाइम आ गया। उसे अब कुछ उम्मीद नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब वो अपनी शक्तियों को बढ़ा पाएगा, लेकिन उसके सामने फिर से वही स्क्रीन खुलती है और उसे मैसेज आता है। उससे सार्थक चिंतित हो जाता है। सूर्य की किरण तुम्हारे शरीर पर सीधी पड़ रही है। स्टैट्स आधे किए जाते हैं। सार्थक को अंदाजा भी नहीं था कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टैमिना जैसे पॉइंट्स कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके सारे पॉइंट्स 10 से घटकर 5 ही रह जाते हैं। वो सोचता है इतने कम पॉइंट्स में अब टेस्ट कैसे पास होगा। सार्थक को उस वक्त बहुत ही कमजोरी और आलसी महसूस होता है। उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। बाल्टी भरकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। सार्थक सोचता है कि अच्छा ही हुआ था जो उसने यहां आने के पहले इतना सारा पानी पी लिया था, वरना शरीर में पानी की कमी से उसकी जान ही चली जाती। हेलो, तुम ठीक हो? सार्थक के पास खड़े एक अजनबी बच्चे ने उससे पूछा। उस अनजान बच्चे के बाल चपटे सुनहरे रंग के थे और उसकी आंखें हल्के हरे रंग की थी और उसका चेहरा पतला और जॉ लाइन बहुत ही नुकीली थी। वो बच्चा सार्थक के सामने खड़ा काफी लंबा दिख रहा था। उसकी हाइट कुछ 6 फुट 2 इंच होगी। उसके मुकाबले सार्थक की हाइट सिर्फ 5 फुट 11 इंच की ही थी। वो बच्चा उन बच्चों के जैसा दिख रहा था जिसे सार्थक अगर स्कूल में मिलता तो शायद अनदेखा करके निकल जाता, क्योंकि ऐसे ही बच्चों को हर जगह अटेंशन मिलता है और सार्थक अटेंशन से बचना चाहता था। वो अनजान बच्चा फिक्र में सार्थक से पूछता है, अगर तुम चाहो तो मैं किसी को मदद के लिए बुला सकता हूं। नहीं, मैं ठीक हूं, बस वो टेस्ट से थोड़ा घबराया हुआ हूं। सार्थक झूठ बोलता है और खुद के थके हुए शरीर को संभालता हुआ खड़े होने की कोशिश करता है। उस अजनबी बच्चे को सार्थक की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो सार्थक को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखता है। सार्थक उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ही दुबला पतला सा, मरियल सा दिखने वाला लड़का था और इस वक्त तो वो और भी ज्यादा कमजोर लग रहा था। उस अजनबी बच्चे की नजरों से देखें तो सार्थक फिलहाल उन बच्चों की तरह दिख रहा था जिसे कोई भी आसानी से डरा धमका सकता था। सार्थक एक गहरी सांस लेता है और अपनी शक्तियों को फिर से इकट्ठा करने का उपाय सोचने लगता है। तभी वो अनजान बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं कितना स्ट्रांग हूं। अगर यहां कोई भी तुम्हें परेशान करे तो बेझिझक तुम मुझे आकर बता सकते हो। सार्थक भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर देता है
लेकिन उसे थोड़ा अजीब जरूर लगता है। सार्थक पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था। उसे वो लोग पसंद ही नहीं आते थे। असल में तो वो किसी भी तरीके के लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था, लेकिन इस बच्चे को नापसंद करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वैसे भी वो पहला इंसान था जिसने सार्थक की मदद करने की सोची थी, वरना तो लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। वैसे मेरा नाम अर्जुन है। वो बच्चा अपना नाम बताता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सार्थक अर्जुन के हाथ की तरफ देखता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी में ये पहला इंसान है जिसने सार्थक के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है। सार्थक खुश होता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है। क्या पता शायद अर्जुन भी भविष्य में उसके साथ बदल जाए। हां, अगर अर्जुन का पावर लेवल भी सार्थक की ही तरह कम होता तो वो उससे बिना कुछ सोचे ही दोस्ती कर लेता, लेकिन सार्थक अभी ये सब नहीं सोचना चाहता था, तो वो अर्जुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मेरा नाम सार्थक है। जैसे ही वो अर्जुन से हाथ मिलाता है, उसे आंखों के सामने स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देता है। नई शक्ति के इस्तेमाल की पहचान की गई है। नई शक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया है। सार्थक इस मैसेज को अजीब ढंग से पढ़ता है, फिर अपने हाथों की तरफ देखता है तो पाता है कि अर्जुन ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था, अभी तक छोड़ा नहीं था। स्क्रीन पर वो मैसेज फिर से आता है। नई शक्ति के इस्तेमाल की पहचान की गई है। नई शक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया है। सार्थक झटके से अपना हाथ पीछे लेता है। सिस्टम उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि अर्जुन उसकी शक्तियां सार्थक पर इस्तेमाल करना चाहता है, और इधर अर्जुन के चेहरे पर भी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अर्जुन तुरंत पूछता है। मैं सार्थक बोलते बोलते रुक जाता है और सोचता है कि मैं अर्जुन की बात का जवाब दूं या नहीं, क्योंकि वो अर्जुन का असली रिएक्शन देखना चाहता था। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अर्जुन शक की निगाह से सार्थक की तरफ देखता है। वो सार्थक की बात से संतुष्ट नहीं लग रहा था। सार्थक की बात उसे हजम नहीं हो रही थी, पर अर्जुन कुछ कह पाता उसके पहले ही कैप्टन अरविंद चिल्लाकर एक अनाउंसमेंट करता है। अगला ग्रुप सार्थक गुप्ता, अर्जुन खन्ना, प्रखर चंद्र, निशिका आहूजा और भूमि पटेल टेस्ट के लिए आगे आए। 500 बच्चों की भीड़ के सामने खड़ा कैप्टन अरविंद एक एक करके नाम पुकारते हुए इन बच्चों को ढूंढता है, और जैसे ही इन 5 बच्चों को अपना नाम सुनाई देता है, वो लोग तुरंत दौड़कर कैप्टन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। सार्थक और अर्जुन के अलावा उनके ग्रुप में एक और लड़का था, प्रखर। इन 5 में से एक प्रखर ही था जो बहुत ही घबराया हुआ और बेचैन दिख रहा था। वो लगातार अपने अगल बगल में लोगों को डरी हुई नजरों से देख रहा था, और वो बहुत शर्मीला लग रहा था। उसकी कदकाठी और शरीर की बनावट बहुत ही पतली थी, पर वो उस पर जच भी रही थी, क्योंकि वो ज्यादा लंबा नहीं था, बल्कि सार्थक से भी छोटा था। उसने भी छोटी फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। उसे ध्यान से देखने पर उसके मैले और बिखरे बाल और झूलते हुए कपड़े सार्थक को खुद की याद दिला रहे थे, और जिस तरह से वो खड़ा था, उसे देखकर तो कोई भी उससे इंप्रेस होता नहीं दिख रहा था। ग्रुप के बाकी सदस्यों में से बचे 2 लोग लड़कियां थीं। उनमें से पहली थी निशिका। निशिका के छोटे भूरे बाल थे और लंबी हाइट थी, और उसने अपने कंधे पर एक धनुष उठा रखा था। उसे देखकर सार्थक आश्चर्य में पड़ गया था, क्योंकि उसने बहुत समय से किसी को इस तरह खुलेआम हथियार रखते नहीं देखा था, सिवाय कुछ खास लोगों के समूह के, जिन्हें लोग शुद्धम भी कहते थे। शुद्धम ग्रुप के लोग कौन होते हैं? इन 5 बच्चों के साथ अब क्या होगा? क्या इनमें दोस्ती होगी, या ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।